हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के अंतर्गत जीव विज्ञान देख रहे थे और जीव विज्ञान में हम लोग कोशिका को देख रहे थे। कोशिका को देख रहे थे। ये कोशिका का भाग 3 होगा। इससे पहले हम लोग भाग 1 तथा भाग 2 पढ़ चुके हैं। भाग 3 के 2 के अंतर्गत हम लोग कोशिका संरचना देख रहे थे। कोशिका संरचना देख रहे और कोशिका संरचना के अंतर्गत जो हमने एक सारणी बनाया था, उसके अंतर्गत जो कोशिका का आवरण होता है, कोशिका का आवरण जैसे ये सेल है। हमने कहा था कि कोशिका विभिन्न ज्यामितीय आकृति की हो सकती है और कोशिका का जो बाहर होता है वह क्या करता है, कोशिका को जो ढके रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का आवरण कहते हैं। यह कोशिका का जो आवरण होता है वह कौन कौन सा आवरण हो सकता है, तो हमने चर्चा किया था ग्लाइकोकाइलिस। हमने दूसरा चर्चा किया था कोशिका भित्ति तथा तीसरा हम लोगों ने चर्चा किया था कोशिका कला। इसी को हम लोग जीव द्रव्य कला या कोशिका झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। हमने कहा था कि जो कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनमें क्या हो सकता है, ग्लाइकोकाइलिस का भी एक आवरण हो सकता है। अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो यहाँ पर दूसरे भाग के अंतर्गत जो भाग 2 था, भाग 2 के अंतर्गत एक मिस्टेक से गलती हुआ है और वहाँ पर मैं लवक का जो एक विशेषता है उसी विशेषता को मैं कोशिका भित्ति के अंतर्गत बता दूं। ये बाय मिस्टेकली हुआ है। तो ये बाय मिस्टेकली क्या हुआ है कि हमने बताया था कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है तथा यहां पर होना क्या चाहिए, जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, जीवाणुओं की कोशिका में पाया जाता है। लेकिन मिस्टेकली यहां पर यह हो गया है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है तथा जंतु कोशिका में केवल यूग्लिना में पाया जाता है, जो कि क्या है, गलत है। यानी कि वहां पर यह सुधार करके होना चाहिए कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका तथा कुछ जीवाणुओं में की कोशिका में पाया जाता है। तो इसको सुधार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये बाय मिस्टेकली हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो हमने कहा कि कोशिका संरचना के अंतर्गत हम लोग क्या देख चुके हैं, कोशिका का आवरण देख चुके हैं, ग्लाइकोकाइलिस को देख चुके हैं, कोशिका भित्ति को देख चुके हैं। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कुछ जीवाणुओं की कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर हम कोशिका कला की बात करें तो प्रत्येक प्रकार की कोशिका, चाहे वह पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, सभी प्रकार की कोशिकाओं के अंतर्गत क्या पाया जाता है, कोशिका कला, जिसको हम लोग जीव द्रव्य कला तथा जीव द्रव्य झिल्ली के भी नाम से जानते हैं, पाया जाता है। यानी यह कोशिका है। हमने यह भी बता रखा है कि कोशिका का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, बल्कि कोशिकाएं विभिन्न ज्यामितीय आकृति की हो सकती हैं। तो यहां पर यह कोशिका का क्या है, आवरण है। यह आवरण है। यह जो अंदर का है, जो एकदम जीव द्रव्य के संपर्क में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
जीव द्रव्य कला या कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, तथा एक दूसरा जो होता है वह क्या होता है, वह कोशिका भित्ति कहलाती है। तथा एक तीसरे स्तर का लेयर हो सकता है, यानी कि या कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है, सूक्ष्म जीवाणुओं में पाया जाता है। तो यह इसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोकाइलिस। इसको ग्लाइकोकाइलिस बोला जाता है। अब इसके अंतर्गत कोशिका संरचना के अंतर्गत जो दूसरा चीज है, यानी कि कोशिका आवरण के अतिरिक्त जो दूसरा चीज है, जीव द्रव्य। क्योंकि जो एक सेल होता है, एक कोशिका होती है, इसको हटाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। जो एक कोशिका होता है, यह कोशिका का जो आवरण को छोड़ करके अंदर का जितना भी चीज होता है वह सब क्या होता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो हमने बता रखा है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो कोशिका द्रव्य हो सकता है, कोशिका द्रव्य हो सकता है, तथा क्या होता है, केंद्रक होता है। यह कोशिका द्रव्य के अंतर्गत भी क्या चीजें हो सकती हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ होता है, तथा इसके अंतर्गत कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग के अंतर्गत भी 3 प्रकार के कोशिकांग पाए जा सकते हैं, दोहरी कला युक्त कोशिकांग, एकल कला युक्त कोशिकांग तथा कला रहित कोशिकांग। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसके विशेष हमको जाने की आवश्यकता नहीं, हमको इंडिकेट करते रहते हैं ताकि आपको याद हो जाए, आपको बैठ करके रटने की आवश्यकता न पड़े। तो हम लोग को आज क्या देखना है, जीव द्रव्य को देखना है। तो जीव द्रव्य के संबंध में आज हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 1 कि जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा किया गया, तो जीव द्रव्य का खोज डुजार्डिन के द्वारा 1835 ईस्वी में किया गया। 1835 ईस्वी में किया गया, तथा डुजार्डिन ने इस जीव द्रव्य को, जिसको हम लोग आज जीव द्रव्य कह रहे हैं, उसको क्या नाम दिया, सारकोड नाम दिया था। लेकिन इसका जीव द्रव्य नाम किसके द्वारा दिया गया, तो इसका जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे के द्वारा कब दिया गया, 1837 ईस्वी में दिया गया। इसके संबंध में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसको हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। इससे भी बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं। आधार कहा है, ये 3 इंफॉर्मेशन है। अब जीव द्रव्य के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं कि इस जीव द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, या जीव द्रव्य कैसा होता है। तो हमने अभी बताया कि हक्सले महोदय ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। तो देखिए, इसकी अगर फर्स्ट विशेषता की बात करें या फर्स्ट इसके संबंध में जो भी बातें कहा जा सकता है, तो कोशिका द्रव्य जीवन का आधार है। किसी जीव के अंतर्गत
कोशिका द्रव्य की मृत्यु का अर्थ क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य की मृत्यु का अर्थ होता है जीवन की समाप्ति या जीव का मृत्यु। यानी कोशिका द्रव्य जब समाप्त हो जाएगा तो उसका अर्थ होगा कि जीवन क्या हो गया, जीवन भी समाप्त हो गया, अर्थात मृत्यु हो गया, अर्थात मृत्यु हो गया। यही कारण है कि हक्सले महोदय ने क्या कहा कि हक्सले महोदय ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा। अगर नंबर 2 की बात करें कि जीव द्रव्य देखने में कैसा लगता है, तो जीव द्रव्य तरल कणिका युक्त लसलसा लसलसा अर्ध पारदर्शी पदार्थ होता है। यानी अगर कोशिका द्रव्य को देखने पर वह कैसा दिखता है, तो तरल कणिका युक्त, यानी कि तरल जो पदार्थ है उसमें विभिन्न प्रकार की कणिका पाई जाती है। अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे जब हम लोग कोशिकांग को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यह कैसा होता है, तो लसलसा होता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है तथा अर्ध पारदर्शी होता है। अगर इसकी संरचना में कि कौन कौन से चीज पाए जाते हैं, तो इसकी संरचना में सेकेंड की बात करें तो जीव द्रव्य में 60 से 90%, देखिए कई किताबें हैं और अपने तरीके से सभी किताबें लिखती हैं। कोई किताबें 70 से 95 लिखता है, कोई किताबें 50 से 70 लिखता है, तो इस प्रकार की मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कोशिका के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार की कोशिका है और कोशिका के अंतर्गत जल की मात्रा कितनी है। तो जल की मात्रा कभी घट भी सकती है और भी बढ़ भी सकती है, तो उसमें सोचने वाली चीज नहीं है। तो इसमें अगर कहा जाए कि कोशिका द्रव्य में जल, तो जीव द्रव्य में जल कितना प्रतिशत होता है, तो जीव द्रव्य में 60 से 90% तक क्या होता है, जल होता है, जल पाया जाता है। इसके अंतर्गत और क्या चीजें होती हैं, तो जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ में अगर कहा जाए तो कार्बनिक पदार्थों में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट आदि पाया जाता है। कितना नाम रखेंगे, तो इसके अंतर्गत यानी जीव द्रव्य में क्या पाया जा रहा है, तो 60 से 70% जल पाया जाता है और इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगर कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो कार्बनिक पदार्थों में पोटेशियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, सल्फेट आदि इसमें पाए जाते हैं। अगर हम कहें कि अकार्बनिक पदार्थ, तो जीव द्रव्य में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम
तथा न्यूक्लिक अम्ल आदि पाए जाते हैं। यानी स्पष्ट है कि जो जीव द्रव्य की, जिस जीव द्रव्य की हम लोग बात कर रहे हैं कि वह क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है, उसमें अगर जल की मात्रा की बात करें तो जल 60 से 90% तक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तथा उसके अंतर्गत जो जीव द्रव्य के अंतर्गत जो कार्बनिक पदार्थ है वह पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सल्फेट भी होता है। तथा अगर हम अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो अकार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, वसा की बात करें, विटामिन की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, चाहे एंजाइम्स की बात करें, चाहे न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, ये सारे चीज क्या होते हैं, जीव द्रव्य के अंतर्गत पाया जाता है। जीव द्रव्य में अभी हमने कहा कि यह क्या होता है, जीव द्रव्य कणिका युक्त तरल पदार्थ होता है और इस तरल पदार्थ के अंतर्गत कणिकाएं क्या करती हैं, गति करती रहती हैं। यानी जीव द्रव्य के अंतर्गत, जीव द्रव्य के अंतर्गत कणिकाएं गति करती हैं, जिसे, या इसको स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार से कहें कि इस गति को ब्राउलिन गति कहा जाता है। ब्राउलिन गति कहा जाता है। अब ब्राउलिन गति क्या है, तो यहां पर हम लोग स्पष्ट करते हैं कि ब्राउलिन गति किस गति को हम लोग ब्राउलिन गति कहते हैं। ब्राउलिन गति, किस गति को हम लोग ब्राउलिन गति कहते हैं, जब तरल पदार्थ में जो कणिकाएं होती हैं वह जिग-जैग जो गति करती है, मोशन करती है, उसे ही हम लोग ब्राउलिन गति के नाम से जानते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब तरल पदार्थ में जो कणिकाएं होती हैं और तथा टेढ़ी मेढ़ी गति करती हैं, उसे हम लोग ब्राउलिन गति के नाम से जानते हैं। तथा जीव द्रव्य जो कणिका युक्त एक तरल पदार्थ है, उसमें यानी कि जीव द्रव्य के अंतर्गत जो कणिकाएं होती हैं वह क्या करती हैं, गति करती हैं। और उस गति को किस गति के नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग ब्राउलिन गति के नाम से जानते हैं। और ब्राउलिन गति, किस गति को ब्राउलिन गति कहा जाता है, जब तरल पदार्थ में कणिकाएं जिग-जैग या टेढ़े मेढ़े गति करती हैं, उस गति को हम लोग ब्राउलिन गति के नाम से जानते हैं। अब इसके अंतर्गत एक अन्य चीज भी इंपॉर्टेंट है जीव द्रव्य के अंतर्गत, कि जो जीव द्रव्य होता है उसको हक्सले ने क्या कहा, जीवन का भौतिक आधार कहा। क्योंकि उसके अंतर्गत यानी जीव द्रव्य के अंतर्गत, जीव द्रव्य के अंतर्गत भौतिक तथा रासायनिक क्रियाएं होती हैं। भौतिक तथा रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अगर भौतिक क्रियाओं की बात किया जाए तो भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो गति की बात करें, उत्तेजनशीलता की बात करें, जनन की बात करें, उत्सर्जन की बात करें, चाहे उपाचय की बात करें, चाहे अनुकूलन की बात करें, ये सारी की सारी भौतिक क्रियाएं जीव द्रव्य के अंतर्गत चलती रहती हैं। यानी गति भी होता है, उत्तेजनशीलता भी पाया जाता है, जनन की क्षमता भी पाया जाता है, उत्सर्जन का भी काम होता है, उपाचय भी होता है तथा अनुकूलन का भी कार्य होता है। तथा रासायनिक
क्रिया के अंतर्गत जो हमने अभी बता कि विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स का कोशिकाओं के अंतर्गत निर्माण होता है, क्योंकि प्रोटीन्स क्या हैं? अमीनो अम्ल का बहुलीकरण है। अमीनो अम्ल का बहुलीकरण है। अब यह प्रोटीन किससे निर्मित होता है? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से निर्मित होता है। और यह कहाँ निर्मित होता है? सेल के अंतर्गत निर्मित होता है। तो कहने का अर्थ है कि जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, जिससे जीव द्रव्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे उत्सर्जी पदार्थ हैं, चाहे स्रावित पदार्थ हैं, तो विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं, वह क्या करते रहते हैं? उसमें रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है। और यही कारण है कि हक्सले महोदय ने इन सभी गुणों के कारण जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। तो ये जीव द्रव्य के संबंध में है। अब कोशिका संरचना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, हम बताए हैं कि कोशिका के अंतर्गत क्या होती हैं? कोशिकांग पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कोशिकांग पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है, तथा अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। संचित पदार्थ है, चाहे उत्सर्जित पदार्थ है, चाहे स्रावित पदार्थ है, ये तमाम तरह के अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये कोशिकांग भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो 3 प्रकार की हमने चर्चा किया था। तो हम लिखेंगे नहीं, इसको बता देते हैं कि दोहरी कला युक्त कोशिकांग, एकल कला युक्त कोशिकांग तथा कला रहित कोशिकांग। जैसा कि हमने कोशिका संरचना के अंतर्गत जब पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमने बता रखा था कि कुछ जो कोशिकांग होते हैं वह दोहरी कला के अंतर्गत बंद होते हैं। और दोहरी कला युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? तो लवक और माइटोकांड्रिया होता है। आज हम लोग लवक को देखते हैं। आज हम लोग दोहरी कला युक्त कोशिकांग के अंतर्गत लवक को देखते हैं। लवक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड कहते हैं। और प्लास्टिड शब्द यानी कि लवक के लिए प्लास्टिड शब्द किसने दिया? तो हिकेल नामक वैज्ञानिक सिम्पर ने दिया। तथा लवक की खोज किसने किया? लवक की खोज किसने किया? तो लवक की खोज हिकेल नामक वैज्ञानिक ने किया। अगर हम कहें कि लवक किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तथा जंतु कोशिका में केवल यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना में पाया जाता है। अगर हम लवक की बात करें, तो लवक की आकृति कैसी होती है? यानी कि एक कोशिका के अंतर्गत लवक किस प्रकार की संरचना होता है? तो यह नंबर 1 की यह दोहरी कलायुक्त कोशिकांग है। दोहरी कलायुक्त कोशिकांग है। यहां पर लिख भी देते हैं कि लवक क्या है? लवक दोहरी कलायुक्त कोशिकांग है। हम बताए थे कि जितने भी कोशिका झिल्ली होती है वह किसकी बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड तथा प्रोटीन। इसकी भी यानी कि लवक की कोशिका झिल्ली भी किसकी बनी होती है? तो वह
प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। यह दोहरी कला युक्त कोशिकांग है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसी हो सकती है, तो इसकी संरचना हरे रंग की होती है। लवक, ये लवक की संरचना है। ये लवक की संरचना है। इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा कहा जाता है। जो एक सिक्के की आकृति में जो जो होता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। नहीं, थाइलेकाइडा कहते हैं। तथा जो एक ये संपूर्ण जो संरचना है उसको क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा महसूस होता है कि एक नली के ऊपर सिक्के एक के ऊपर एक सजाकर रखे गए हैं। जो एक सिक्का होता है उसको थाइलोकाइडा कहते हैं। तथा ये जो एक संपूर्ण संरचना दिखाई दे रही है, ये संपूर्ण संरचना जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम कहते हैं। यह क्या है? तो कोशिका झिल्ली का बाह्य आवरण है। बाह्य आवरण है। तथा यह जो है वह क्या है? आंतरिक, यानी कि जो लवक है उसका आंतरिक आवरण है। आंतरिक आवरण है। यानी लवक की यही संरचना होता है। तो इस प्रकार से हम लवक के विषय में जो अध्ययन कर रहे थे, तो लवक कैसा हो सकता है। तो लवक की अगर खोज की बात करें तो लवक की खोज हिकेल नामक वैज्ञानिक ने किया तथा लवक के लिए प्लास्टिड शब्द का इस प्रयोग सिम्पर ने किया। लवक एक दोहरी कला युक्त कोशिकांग है। अगर लवक की बात किया जाए तो लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तथा जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है, बल्कि केवल और केवल यूग्लिना में लवक पाया जाता है। उसके बाद अगर कहें तो लवक की जो कोशिका झिल्ली होता है, जो कोशिका झिल्ली होता है, वह किस चीज से निर्मित होता है? तो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होता है। यानी कि प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होता है। जैसा कि हमने बताया था कि लिपिड क्या होता है? एक प्रकार का ये वसा होता है। तो अब यह कितने प्रकार का होता है, यानी कि लवक कितने प्रकार का होता है? लवक यानी प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? तो लवक 3 प्रकार का होता है। हरित लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक, लवक तथा वर्णी लवक। वर्णी लवक, ये जो अवर्णी लवक होता है वह भी कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट चाहे एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है, एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है? तो एलियोप्लास्ट होता है। एलियोप्लास्ट होता है। तथा जो तीसरा है वह तीसरा कौन सा होता है? इलाइयोप्लास्ट होता है। इलाइयोप्लास्ट होता है। यही प्लास्टिड का यानी कि प्लास्टिड यानी लवक, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, अवर्णी लवक तथा वर्णी लवक।
जो अवर्णी लवक होता है वह भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक जो पहला होता है प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है, चाहे इसको एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है, तथा दूसरा एलियोप्लास्ट है और तीसरा इलायोप्लास्ट है। इसका यहीं पर फंक्शन बता देते हैं, कार्य बता देते हैं। इसका जो प्रोटीनोप्लास्ट है, यह प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करता है, प्रोटीन का संचय करता है। अगर एलियोप्लास्ट की बात करें तो एलियोप्लास्ट किसका संचय करता है? स्टार्च का संचय करता है। विभिन्न प्रकार के जो स्टार्च होते हैं, जैसे आलू के प्रकंद, जैसे आलू के प्रकंद आलू को काट करके अगर किसी साफ पानी में रख दीजिए और साफ पानी में कुछ देर रखने के बाद उसको आलू को निकाल करके बाहर कर लीजिए और पानी को वहीं पर छोड़ दीजिए। कुछ देर के बाद यानी आधे घंटे के बाद जब पानी निथर जाए, यानी कि पानी में जो कण हैं वह कटोरे के पेंदे में जम जाए, तो उस पानी को धीरे धीरे गिराने के बाद आप क्या देखते हैं? उसमें कुछ चमकीला पदार्थ देखते हैं। वही चमकीला पदार्थ क्या होता है? स्टार्च होता है। और जो एलियोप्लास्ट होता है, वह एलियोप्लास्ट नाम का जो अवर्णी लवक है, उसका कार्य क्या होता है? स्टार्च का संचय करना। तथा इलायो जो प्लास्ट होता है वह किसका संचय करता है? वसा का संचय करता है, वसा का संचय करता है। अब यही से हम लोग इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं कि जो हरित लवक होता है वह पौधे के किस भाग में पाया जाता है। तो पौधे के उस भाग में पाया जाता है जो हरे रंग का होता है। यानी हरित लवक किस रंग का होता है? तो हरे रंग का होता है। और पौधों की चाहे पत्तियां हो चाहे तना हो, जो हरे रंग का होता है वहां पर हरित लवक पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या इसको हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है, पर्णहरित कहा जाता है। ये पर्णहरित का कार्य क्या है? तो पर्णहरित क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश में पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करता है, पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करता है। अभी अवर्णी लवक की हमने बात किया, तो अवर्णी लवक क्या है? जो बिना किसी रंग का होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है, उसे हम लोग अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं। यह भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रोटीनोप्लास्ट, जैसा कि नाम से है प्रोटीन का संचय करने वाला है, लेकिन इसका दूसरा नाम एमाइलोप्लास्ट है। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन का संचय करता है। जो पौधे का बीज होता है वह बीज में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो यह बीज में पाया जाता है। एलायोप्लास्ट की बात करें तो यह क्या है? यह स्टार्च का संचय करता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, जैसे आलू का प्रकंद। अगर हम ये एलियोप्लास्ट है। इलायोप्लास्ट की बात करें तो इलायोप्लास्ट क्या करता है? वसा का संचय करता है। और यह जैसे कि हम सरसों की बात करें, अलसी की बात करें, सोयाबीन की बात करें, मूंगफली की बात करें, सूर्यमुखी की बात करें, यह क्या है? यह वसा का संचय करने वाले पौधे के बीज होते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? तो एलायोप्लास्ट पाया जाता है। एलायोप्लास्ट क्या है? तो एक प्रकार का लवक है, यानी इसी को हम लोग अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं। अगर वर्णी लवक की बात करें तो हरे रंग को छोड़ करके जो शेष हरे रंग को छोड़ करके जो शेष रंग होता है वह क्या होता है? जो शेष रंग होता है, चाहे लाल की बात किया जाए, चाहे पीला की बात किया जाए, चाहे नारंगी की बात किया जाए, चाहे बैगनी की बात किया जाए, जितने भी रंगीन पौधे के रंगीन भाग होते हैं, मैक्सिमम यह कहाँ पाया जाता है? तो पौधों के फूलों में तथा उनकी फलभीति में पाया जाता है। यह इसका रंग कैसा होता है? तो लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, नारंगी भी हो सकता है, बैगनी भी हो सकता है। यानी हरे रंग को छोड़ करके जो शेष रंगीन भाग होता है पौधे का, उसको हम लोग वर्णी लवक के नाम से जानते हैं। इस लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो इस लवक का मुख्य कार्य क्या है? कीट पतंगों को आकर्षित करना।
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पौधों के अंतर्गत प्रजनन के लिए कीट पतंगों का आकर्षण होना आवश्यक है। कीट पतंगे क्या करते हैं, पुंकेसर से स्त्री केसर पर बैठते हैं और इससे पौधों के अंतर्गत प्रजनन होता है और जो वर्णी लवक होता है वह कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम करता है। अगर कुछ लवक की बात किया जाए, कुछ वर्णी लवक की बात करें, जैसे टमाटर की बात करें, तो टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो लाइकोपीन पाया जाता है। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो लाइकोपीन पाया जाता है। उसी तरह से अगर गाजर की बात करें, गाजर की बात करें तो गाजर में कौन सा पाया जाता है, तो कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार से चुकंदर की बात करें कि चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है, ये सब क्या है, यह सब वर्णी लवक के उदाहरण है। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है तो वह लाल क्यों होता है, लाइकोपीन उसमें नामक वर्णक पाया जाता है। उसी तरह से गाजर क्या होता है, पीले रंग का होता है, उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। उसी तरह से अगर चुकंदर की बात किया जाए तो चुकंदर में कौन सा चीज पाया जाता है, तो विटामिन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। यह सब क्या है, वर्णी लवक के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से यह लवक है। लवक का अगर कार्य की बात करें तो लवक के अंतर्गत इसके अंतर्गत हमने कार्य की भी चर्चा किया कि लवक का मुख्य कार्य क्या है, तो पौधों के लिए जो हरित लवक है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग पर्ण हरित कहते हैं, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के भोजन बनाने का कार्य करता है। तथा अगर हम कहें अवर्णी लवक की बात करें तो अवर्णी लवक क्या करता है, तो कोई विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचय करने का काम करता है। जैसे हमने कहा कि प्रोटीनोप्लास्ट, जिसको हम लोग एमाइलोप्लास्ट भी कहते हैं, वह प्रोटीन का संचय करता है। उसी प्रकार से एलियोप्लास्ट की बात करें, एलियोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च का संचय करता है। जैसे आलू के प्रकंद के अंतर्गत स्टार्च पाए जाते हैं और वह संचय करता है, उसको हम लोग अवर्णी लवक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इलायोप्लास्ट होता है। इलायोप्लास्ट क्या करते हैं, यह वसा का संचय करते हैं। जैसे कि अगर सरसों की बीज की बात करें, चाहे अलसी की बीज की बात करें, चाहे सोयाबीन की बात करें, चाहे मूंगफली की बात करें, चाहे सूर्यमुखी की बात करें, तमाम तरह के जो ऑयली सीड्स हैं उनके अंतर्गत क्या पाया जाता है, उनके अंतर्गत अवर्णी लवक पाया जाता है। और अवर्णी लवक के अंतर्गत इलायोप्लास्ट पाया जाता है जो कि वसा का संचय करता है। वर्णी लवक की बात करें तो हरे रंग को छोड़ करके शेष जो पदार्थ होता है, शेष जो रंग होता है वह वर्णी लवक के कारण होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, कीट पतंगों को आकर्षित करना। यह कीट पतंगों को आकर्षित करता ही क्यों है, तो पौधों में प्रजनन के लिए यह कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम करता है। कुछ अगर वर्णी लवक के उदाहरण की बात करें, जैसे टमाटर में बात करें तो लाइकोपीन पाया जाता है, गाजर की बात करें तो कैरोटीन पाया जाता है, इसी प्रकार से चुकंदर की बात करें तो विटामिन पाया जाता है। यह है आपका लवक तथा लवक का कार्य। तो हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत आते हैं, तो अध्ययन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।